गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट आगे कॉस्ट शीट के बारे में सारी डिटेल्स। इस क्लास में बेटा मैं आपको कंप्लीट कॉस्ट शीट करा दूंगा, बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एंड तक। कॉस्ट शीट के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप कर सकते हो, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं हम। सबसे पहले कॉस्ट की डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं हम। ठीक है बेटा, सबसे पहला आता है कॉस्ट किसे कहते हैं। तो देखो ध्यान से समझो जरा, कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा। कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हम लगाते हैं। यानी कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज टू बी इनकर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स और प्रोवाइड द सर्विसेज। मतलब जो भी आप माल बना रहे हो, पेन बना रहे हो, पेंसिल बना रहे हो, कैलकुलेटर बना रहे हो, शर्ट बना रहे हो, चेयर बना रहे हो, उसमें जो खर्चा आ रहा है, उसके अलावा खर्चे नहीं, उससे संबंधित जो खर्चा है वो मेरी कॉस्ट है। क्लियर पार्ट? तो कॉस्ट को समझना जरूरी है। अब यहां पर दो चीजें आती हैं, एक आता है एक्सपेंस और एक होता है एक्सपेंडिचर। कभी सुना है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क? एक्सपेंस का हिंदी मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय। तो खैर इससे हमें नहीं समझ आएगा। एक्सपेंडिचर वर्ड आता है बेटा कैपिटल नेचर के लिए, ध्यान रखना। जब भी आप एक्सपेंडिचर वर्ड इस्तेमाल करोगे इट मींस कैपिटल नेचर, यानी मैंने कोई एसेट्स खरीदी, यानी कोई भी ऐसा खर्चा करा जिसका लाभ मैं लंबे समय तक उठाऊंगा, वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको कॉस्ट में लेते ही नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अब वो खर्चा एक्सपेंस यानी वो रेवेन्यू नेचर का। इसमें भी दो पार्ट आते हैं, ध्यान से समझना। एक वो खर्चा जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होता है, एक वो खर्चा जिसका प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सर जैसे वो कॉस्ट में नहीं आता। मतलब जब हम ये कहते हैं ना कि यार मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ध्यान से सुनो, चेयर बनाई, तो चेयर बनाने में मेरे 1000 रुपये लगे, मैं 1200 रुपये में बेचूंगा तो 200 रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा। तो चेयर की जो कॉस्ट है ना, उसमें मैं चेयर से संबंधित खर्चे जोड़ूंगा। अब जैसे मान लो मैंने इनकम टैक्स पे करा, डोनेशन दी किसी को, है ना, डिवेंचर पर ब्याज दिया, तो भाई ये मेरे कंपनी के खर्चे हैं। इनकम टैक्स पे करा मैंने डिविडेंड पे करा। अब इनकम टैक्स पे करा, ये कंपनी का पर्सनल खर्चा या इंडिविजुअल का पर्सनल खर्चा, इसका प्रोडक्ट की कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। डिवेंचर पर ब्याज दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, समझ के बात भाई। तो ये सारे जो खर्चे हैं ना, आप गुडविल राइट ऑफ कर रहे हो, तो ये खर्चे प्रोडक्ट की कॉस्ट से कोई इसका मतलब ही नहीं होता। इनको हम कॉस्ट की परिभाषा में नहीं लेते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो जो खर्चा प्रोडक्ट की कॉस्ट को बनाने में हम खर्च करते हैं वो खर्चा कॉस्ट की परिभाषा में आ जाएगा। उसको हम ये कहेंगे हाँ भाई इस प्रोडक्ट की ये कॉस्ट है। ठीक है, अब कॉस्ट की अगर बात करें तो दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, मेन इंटीग्रल कॉस्ट। और जो ऊपर के खर्चे होते हैं, जो ऊपर के खर्चे होते हैं वो कहलाते हैं ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, इसमें भी तीन आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी तीन आएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एक एक करके समझते हैं अब हम। सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट मटेरियल पर। सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ही होता है विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, जो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जरा मतलब समझ लो पहले तो। डायरेक्ट का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली ये खर्चा इस प्रोडक्ट का है, ये खर्चा इस प्रोडक्ट का है, यू कैन डायरेक्टली ट्रेस। अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सेंस समझाता हूं। ठीक है, मान लो हम मिस्टर, हम हैं मान लो एक्स। ठीक है, वाई को जानते हैं। ठीक है, वाई कौन है? एक मान लो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम डायरेक्टली जानते हैं, हमारे पास उसका नंबर है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ, ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ। मान लो हम वाई को नहीं जानते, पर हम ना एक ऐसे बंदे को जानते हैं जो वाई को जानता है, तो कभी भी वाई से काम पड़ेगा तो जेड से बात कर लेंगे, तो वाई तक तो पहुंच जाएंगे ना जेड के थ्रू। तो अगर जेड के थ्रू पहुंचेंगे तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ, डायरेक्ट पहुंचेंगे तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ। यही कॉस्ट का है कि जब हम कहते हैं यार ये वाली कॉस्ट तो इसी प्रोडक्ट की है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट। भाई ये तो कुछ आधार लेकर बांटनी पड़ेगी मुझे, ये इसकी ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते, वो कॉमनली यूज होते हैं, उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट का नाम दे दिया। अभी आगे समझाता हूं मैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट में हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल जरा समझना, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट के 3 भाग हैं, एक है डायरेक्ट मटेरियल, एक है डायरेक्ट लेबर, एक है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं हम, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाए प्रोडक्ट से, विच कैन बी डायरेक्टली ट्रेसेबल विद द प्रोडक्ट। जो 3 चीजें होती हैं, एक तो ट्रेसेबल हो, एक इंटीग्रल पार्ट हो, जो प्रोडक्ट का मेन मुख्य भाग होता है, जो फिनिश गुड्स में दिखाई दे, और जो सिग्निफिकेंट वैल्यू का होता है, मतलब जिसमें जरा सा भी लॉस हो तो सर बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। जरा एक बार समझना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी, रुको। अब जैसे मैं चेयर बना रहा हूं मान लो, तो चेयर बनाने में लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है, दिखाई देगा। ये मान लो मैं पेन बना रहा हूं, पेन बनाने में प्लास्टिक दिख रहा है, मेन प्लास्टिक है, तो इंटीग्रल पार्ट है, सिग्निफिकेंट, मतलब पेन की कॉस्ट में प्लास्टिक की कॉस्ट ज्यादा होगी। समझ रहे हो बात को। कैलकुलेटर है, क्या दिखाई दे रहा है उसमें, प्लास्टिक, ठीक है। शर्ट है, क्या दिखाई दे रहा है, कपड़ा, तो कपड़े की तो मेन कॉस्ट हुई ना, और वो दिखाई भी दे रहा है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। कार, ट्रक, इसमें लोहा डायरेक्ट है, इंजन डायरेक्ट है, टायर की कॉस्ट डायरेक्ट है, डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं। सब्जी बना रहे हैं तो जो मसाले हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे डायरेक्ट मटेरियल के एग्जांपल हुए। चेयर बनाने में वुड डायरेक्ट मटेरियल हुआ, शर्ट बनाने में कपड़ा, पेन बनाने में प्लास्टिक, आइसक्रीम बनाने में दूध, बुक्स में पेपर, शूज में लेदर, ट्रक में स्टील, आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है, टायर, ठीक है, डिश बनाने में रॉ डिश, कच्ची सब्जी। ये सारे हमारे क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, इनको बोलते हैं रॉ मटेरियल, इंटीग्रल पार्ट है, मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू है। मतलब इनमें अगर आपका जरा सा भी वेस्टेज होगी तो आपका ज्यादा लॉस होगा। अब इसके विपरीत समझो जरा, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली तो मैं ट्रेस नहीं कर सकता, सीधी तरह से नहीं कर सकता कि यार ये इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मतलब ये इस प्रोडक्ट के लिए कॉमनली यूज्ड। अब फैक्ट्री में फेविकॉल आया तो सभी चेयर में लगेगा, लाल चेयर में भी लगेगा, पीली में भी लगेगा, आर्म चेयर में भी लगेगा, आर्मलेस में भी लगेगा, सब में कॉमन इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा थोड़ा सब में लगेगा। तो एक फेविकॉल की कॉस्ट को डायरेक्टली नहीं कर सकते कि सर एक किलो फेविकॉल आया था वो इस चेयर में लग गया, ये नहीं ना, वो तो सब में लगेगा। आर यू गेटिंग। तो सबके लिए कॉमन यूज हो रहा है ना। तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा कितना हिस्सा लगा है, कीले हैं एक साथ आ जाएंगे, अब जो भी चेयर बनेगी सब में लग जाएंगे। शर्ट बना रहे हैं तो कप, मतलब बटन, इकट्ठे बटन आ जाएंगे, सब में लग जाएंगे, 4 4 5 5 6 6, तो प्रोपोर्शनेट लगेगा ना। तो जब कॉस्ट प्रोपोर्शनेट में आ जाए, कॉमनली यूज्ड हो, और थोड़ा सा भी लॉस हो जाए तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो कि यार 2 4 बटन फालतू भी आ जाएंगे तो वो इट डज नॉट मैटर, कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है। हाँ, कई बार फिनिश गुड्स में दिखाई देता है, पर फिर भी ये इनडायरेक्ट मटेरियल है इनसिग्निफिकेंट वैल्यू की वजह से। जैसे शर्ट है तो बटन दिखाई दे रहे हैं, अब ये नहीं कहना जो दिखाई देता है वो डायरेक्ट मटेरियल है, ऐसे तो बटन भी ये दिखाई दे रहे हैं नहीं, पर वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। तो वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है, यानी जो डायरेक्ट मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होता है।
सहायक होता है। अब जैसे चेयर की बात करूं तो लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है। अब लकड़ी से चेयर बनाऊंगा तो क्या चाहिए, फेविकॉल चाहिए, कीले चाहिए, है ना, नेल्स चाहिए, फेविकॉल चाहिए, साबुन चाहिए, क्लीन फ्लोर, मतलब फ्लोर को साफ करने के लिए साबुन इकट्ठा आता है। शर्ट है, कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल है, बटन थ्रेड इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, कॉमनली यूज हो रहा है। पेन बनाने में प्लास्टिक तो डायरेक्ट है, पर केमिकल लगा रहा हूँ, ऑयल लगा रहा हूँ। आइसक्रीम में भी मिल्क तो डायरेक्ट है, पर दूसरी चीज़ें जो हैं सहायक, केमिकल वगैरह। बुक्स बनाने में पेपर डायरेक्ट है, गम लग रही है, पिन लग रही हैं, है ना। शूज़ में लेदर डायरेक्ट है, पर गम, पेंट, ठीक है, नेल्स वगैरह लग रहे हैं, केमिकल, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल है। ट्रक बना रहे हैं हम, तो ट्रक बनाने में नट बोल्ट, स्क्रू बोल्ट, ठीक है। डिश बनाने में मसाले सहायक है, ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल समझ में आ गया। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल होता है इंटीग्रल पार्ट, मतलब जो प्रोडक्ट का मेन मुखिया हो। जैसे होता है ना, घर का मुखिया कौन होता है, तो प्रोडक्ट का मुखिया कौन होता है, डायरेक्ट मटेरियल। समझ में आ गया बात में। इंटीग्रल पार्ट होता है, दिखाई देता है, डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है कि हाँ भाई एक शर्ट में इतना कपड़ा लग रहा है, एक चेयर में इतनी लकड़ी लग रही है। अब ऐसे तो ही कहोगे कि सर एक चेयर में इतनी कीले लग रही हैं, पर कीले जो हैं हर प्रकार के चेयर के लिए एक साथ आ रही है ना, लकड़ी हर प्रकार के चेयर के लिए नहीं आ रही, कुछ स्पेसिफिक आ रही है। समझ गए बात को भी। तो वो और इंटीग्रल पार्ट भी आ रहा है। अब सारी शर्तें हो ना, इंटीग्रल पार्ट भी तो है। अब कील कोई इंटीग्रल पार्ट थोड़ी ना है, कील हमारी कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है ना, मेन पार्ट आ रहा है, इंटीग्रल पार्ट भी तो होना चाहिए। कीले कितने लग जाएंगे एक चेयर में, 4, 5, 10, 15, 20, उसकी कॉस्ट कितनी है, 2 रुपए, 4 रुपए। तो क्या इतनी ही कॉस्ट हमारी लकड़ी की है? नहीं ना, लकड़ी की कॉस्ट तो 400-500 रुपए है। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू रेलिवेंट है। समझ में आ गई बात बेटा। तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्लियर हो गया, राइट। चलिए सेकंड पार्ट आता है बेटा डायरेक्ट लेबर, ठीक है। सेम डायरेक्ट वर्ड का मतलब ही है डायरेक्टली ट्रेसेबल विद द प्रोडक्ट। अब लेबर का मतलब क्या है कि जो काम कर रहे हैं, यानी मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको सिंपल सी बात समझो तो कारपेंटर, टेलर मास्टर, यानी मशीन ऑपरेटर, जो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। समझ गए बात में। अब जैसे मान लो ये मशीन है मेरी, ठीक है, इस मशीन पर शर्ट बना रहे हैं, तो यहां जो लेबर काम कर रही है ना, उसका काम क्या है, कपड़े को काटना, मशीन से सिलना। तो इस लेबर को जो मैं पैसे दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं कि भाई एक दिन में तूने कितनी शर्ट तैयार करी, कि बाबूजी मैंने एक दिन में 4 शर्ट तैयार कर ली, ठीक है, चल ले भाई 2000 रुपये पकड़। तो इसका मतलब 500 रुपये पर शर्ट हो गया ना। तो एक प्रोडक्ट पर डायरेक्टली ट्रेसेबल हो गया। समझ में आ गई। अब अगर मान लो ऐसे ऐसे, ध्यान से सुनना, कि मैंने 3 या 4 वर्क स्टेशन बना दिए, ये सब लेबर अपने अपने वर्क स्टेशन पर काम कर रहे हैं, है ना। ये 38 नंबर की शर्ट बना रहा है, ये 40 नंबर की बना रहा है, ये 42 नंबर की शर्ट बना रहा है। बट इनको काम करने के ऊपर एक बंदा बिठा रखा है मैंने, डंडा लेकर, कि भाई तू इनको चेक करता रही हो, आर दे वर्किंग प्रॉपर और नॉट। बीच में आप व्हाट्सएप पर चैट तो नहीं कर रहे कि आपस में गॉसिप में लगे हुए। तो ये इनको कंट्रोल कर रहा है। तो इसको जो मैं पैसे दूंगा वो तो तीनों के वर्क स्टेशन पर बटेंगे, कॉमन हो गए। तो ये सुपरवाइजर कहलाएगा, ये सुपरवाइजर कहलाएगा। तो इसकी कॉस्ट को मैं नाम दे दूंगा इनडायरेक्ट लेबर, इसकी कॉस्ट को मैं नाम दे दूंगा इनडायरेक्ट लेबर। क्योंकि एक ऐसा नहीं कहूंगा कि भैया 4 शर्ट के लिए इसको इतने पैसे दे रहा हूं, उसको शर्ट वाइज पैसे नहीं दे रहा हूं मैं, इसको मैं डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पाऊंगा। इसको मुझे बेस लेके बांटना पड़ेगा कि कौन सुपरवाइजर कितने लोगों को चेक कर रहा है। पहले उतने लोगों पर डालूंगा, फिर उन लोगों से प्रोडक्ट पर डालूंगा। तो ये एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा।
इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। समझ में आ गई बात बेटा? तो डायरेक्ट लेबर का मतलब हो गया वेजेस पेड टू वर्कर डायरेक्टली इंगेज्ड इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड गुड्स। जैसे मशीन ऑपरेटर हो गया, कारपेंटर हो गया, टेलर मास्टर हो गया, इनको जो बोनस दे रहे हो, इनके हिस्से का जो हम प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल रहे हैं, समझ के बात, इनके हिस्से का जो भी पैसा मैं दे रहा हूं, इनको ओवर टाइम दे रहा हूं, इनको बोनस दे रहा हूं, इनको ग्रेजुएटी दे रहा हूं, इनके हिस्से का प्रोविडेंट फंड में डाल रहा हूं, वो सारा इनकी लेबर में ऐड हो जाएगा। क्लियर बात? समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस। आगे चलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर वर्ड आया डायरेक्ट। परियुवक खर्चे, मटेरियल लेबर के अलावा खर्चे होते हैं, है ना? सिंपल सी बात है। डायरेक्ट है तो क्या कहोगे? डायरेक्टली ट्रेस्ड इकोनॉमिकल फिजिबल मैनर टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। जैसे मतलब जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली खर्चा हो, मटेरियल भी ना हो, लेबर भी ना हो, अब खर्चा हो प्रोडक्ट से रिलेटेड डायरेक्टली। जैसे भाई मान लो मैंने पेन बनाया, अब लोकल पेन है, तो मैंने देखा कि यार बराबर वाली दुकान पर तो भाई साहब भीड़ लगी पड़ी है ना? हमारा पेन तो भाई साहब इतनी क्वालिटी है और आधे रेट पर फिर भी नहीं बिक रहा। तो मैंने देखा क्या कारण है कि यार उसका पेन तो बिक रहा, हमारा नहीं बिक रहा। तो हमने देखा यार उसका ना ब्रांड है, उसका मार्केट में नाम है, इसलिए बिक रहा है। तो हमने कहा अच्छा वो कौन सी कंपनी का ब्रांड है? रेनॉल्ड्स का, पार्कर का। अच्छा उस कंपनी का नाम है इसलिए बिक रहा है। तो हमारे दिमाग में भी बात आई यार जब हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो फिर क्यों नहीं बिक रहा? तो हम एक काम करते हैं, हम इस कंपनी से बात करते हैं कि भाई देखो हमारा ये पेन है और बहुत अच्छी क्वालिटी का, आप चेक कर लो, अप्रूवल दे दो, तो हम अपने प्रोडक्ट पर आपकी कंपनी का नाम छाप के बेच लेंगे और आपका नाम नहीं खराब होने देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई पेन बहुत लोकल होगा फिर वो अप्रूवल नहीं देंगे, अपना नाम क्यों खराब करेंगे, उन्होंने भी तो ब्रांड बनाया है। तो जब वो परमिशन दे देंगे, उनके स्टैंडर्ड को मीट करता होगा हमारा प्रोडक्ट, तो फिर हम ये कहेंगे हाँ हमारा प्रोडक्ट बिकने लगेगा। तो हम अपने प्रोडक्ट पर उनका नाम लिख देंगे। अब खाली पीली फ्री में तो नहीं देंगे ना, वो कहेंगे भाई हर प्रोडक्ट पर हमें 2 रुपये चाहिए, हमें इतने रुपए चाहिए। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी पैसा मैं उनको दूंगा हर प्रोडक्ट के लिए वो कहलाएगी रॉयल्टी। तो वो पर प्रोडक्ट जा रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। बोलो समझ में आ गई बात? अब हाँ यहां तक कई बार कि हम सेल्स पर देते हैं रॉयल्टी, तो वो फिर हम कहेंगे इनडायरेक्ट हो गया, फिर उसको हम प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, मान लो मैं कोई मकान बना रहा हूं, ठीक है, उस फ्लैट को बनाने में सबसे पहले मैंने नक्शा बनाया, आर्किटेक्ट को उस फ्लैट के लिए नक्शे के पैसे दिए, ध्यान से समझना। तो क्या वो नक्शा दूसरे फ्लैट में काम आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वो डायरेक्ट उसी के लिए ऐड हो जाएगा। ठीक बात है। और अगर मैंने उस फ्लैट को बनाने में कोई वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल करी तो उसका किराया दिया, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, यानी हायर चार्जेस, है ना? बात समझ में आ गई? ऐसे ही अगर हमने कोई पावर, फ्यूल, स्टीम, ठीक है, मशीन का डीजल, मतलब जो मशीन में पावर लग रही है, फ्यूल लग रहा है, डीजल लग रहा है, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया। या कोई टेक्निकल असिस्टेंस ली है, ठीक है, या कोई मोल्ड समझते हो, खांचा, मतलब मुझे ना एक प्रोडक्ट बनाना है, जैसे नक्शा ही हो गया, तो उसका एक खांचा होता है, उसका एक स्पेसिफिक मोल्ड होता है कि भाई हाँ एक खांचा बन गया, अब इसमें मैं रॉ मटेरियल डालूंगा तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे बोतल होती है, तो बोतल का क्या होता है कि एक खांचा बनता है, साबुन है, साबुन का खांचा बनता है पर्टिकुलर, फिर उसमें मैं लिक्विड डालता हूँ और उसको हीट ट्रीटमेंट देता हूँ तो प्रोडक्ट बन जाता है। तो वो खांचे की जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली ट्रेसेबल होगी। ठीक है। कोई स्पेशल डिज़ाइन या कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर, भाई जैसे मैंने मान लो लैपटॉप खरीदा, ठीक है, अब लैपटॉप मैंने खरीदा तो मैंने कहा दुकानदार को कि भाई इसमें ना मुझे सॉफ्टवेयर डाल के दो, टैली का सॉफ्टवेयर डालो, एमएस का सॉफ्टवेयर डालो, ये सॉफ्टवेयर डालो, तो वो सॉफ्टवेयर के पैसे उस टैली की कॉस्ट में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया। अगर कोई ऑर्डर आता है, कोई स्पेशल फ्रेम, समझ में आ गई, तो ये कहलाते हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टी पेड, ठीक है, कोई मशीन खरीदी मैंने सॉरी कोई मशीन किराए पर ली
उसका किराया स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, जैसे वेल्डिंग मशीन ली, या कोई जो मशीन है उसकी पावर, डीजल, यूटिलिटीज़ का खर्चा, पावर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पावर का, ठीक है, राइट, फ्यूल का, डीजल का, या कोई टेक्निकल असिस्टेंस लिए, या कोई स्पेशल मैंने नक्शा बनाया है, या कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया है, या कोई जॉब चार्जेस पे करे हैं कि भी मेरा प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट पर मेरी फैक्ट्री में तो भाई यही काम होता है। जैसे मैंने मान लो साइकिल बनाई, अब साइकिल के बाद क्या है कि जो कैरियर स्पेशल लगेगा वो मैं बाहर से करवा लेता हूँ, तो मैंने जॉब वर्क करवाया बाहर से, तो हर प्रोडक्ट पर जो जॉब चार्जेस बाहर वाले को दिए वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पर चार्ज हो जाएंगे। तो ये कहलाते हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो क्लियर पार्ट बेटा? तो डायरेक्ट मटेरियल समझ में आ गया, डायरेक्ट लेबर समझ आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल समझ में आ गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गई, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है, कॉमनली खर्चे आ जाएंगे। बोलो यहां तक समझ में आ गई बात? इसके बाद आती है हमारी कॉस्ट शीट, इसके बाद हम चलते हैं कॉस्ट शीट पर, ठीक बात है। चलिए यहां तक एक बार जरा समझ लें अच्छी तरह से। चलिए बेटा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस समझ आ गए होंगे। मैं एक लाइन और रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल क्या मतलब? पर यूनिट आइडेंटिफाइड होगा। एक वर्ड मैं और आपको दे देता हूं, विच कैन बी आइडेंटिफाइड पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, है ना, विच कैन बी आइडेंटिफाइड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ये एक और ध्यान रखना आप, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो हम आइडेंटिफाइड कर पाए, ठीक है भाई। जैसे मान लो मैं ये मोबाइल बना रहा हूं, ठीक है, मोबाइल बनाने में जो स्क्रीन है भाई, एक मोबाइल बनाने में स्क्रीन सर 7,000 रुपए की आती है, 8,000 रुपए की आती है। तो अगर मैं, मेरा काम मोबाइल बनाने का है तो इसमें और भी पार्ट्स हैं, ठीक है, किट है, रिम है, ये सब चीजें हैं, पर जो स्क्रीन की कॉस्ट है वो तो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो गया ना कि एक मोबाइल पर एक स्क्रीन की कॉस्ट 7,000 रुपए, 8,000 रुपए जो लग रही है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। अब ये जिस मशीन पर बन रहा है उस मशीन का जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो तो सब मशीनों के लिए कॉमन इकट्ठा आ गया, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। क्लियर बात बेटा? अब आप ये कहोगे सर, जैसे एक अकाउंटेंट है, उसकी सैलरी है मान लो 2 लाख रुपए, अब आप सर महीने में 20,000 यूनिट बना रहे हो तो हो गया पर यूनिट? नहीं हुआ पर यूनिट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने बेस लेके बांटा है। आप एक यूनिट के लिए थोड़ा ना उसको सैलरी दे रहे हो, यू आर नॉट पेइंग सैलरी फॉर 1 यूनिट कि भैया एक कैलकुलेटर बना ले भैया 100 रुपए, 2 कैलकुलेटर बने तो फिर 100 रुपए, जब कम बनेंगे तो कम देंगे, ज्यादा बनेंगे ज्यादा देंगे, ऐसा थोड़ा ना है, वो तो फिक्स्ड है, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट हुआ। क्लियर हो गया पार्ट बेटा? तो जो भी खर्चा मेरा पर यूनिट आइडेंटिफाइड होगा ना वो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। चलिए अब कॉस्ट शीट से पहले आपको समझा दूं 3 ओवरहेड, 3 टाइप के खर्चे। फैक्ट्री, क्योंकि देखो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है वैसे वैसे उसी हायरार्की में चलते हैं ना। अब मान लो मुझे चेयर बनानी है तो सबसे पहले क्या लगाऊंगा? लकड़ी, फिर लेबर को बोलूंगा इसको काट पीट, यानी लेबर, फिर जहां काम कर रहा हूं, अब पार्क में बैठ के तो काम करूंगा नहीं, तो फैक्ट्री में करूंगा, फैक्ट्री के खर्चे। उसको मैनेज करने के लिए मेरे पास एक ऑफिस चाहिए कि भैया मैंने माल खरीदा, उसको पेमेंट देनी है, दे दी, कितनी बैलेंस रहेगी? नहीं, क्या उसने सही क्वालिटी का माल बेचा था, कोई पेमेंट की डिडक्शन तो नहीं है, कितना माल बिका, किस कस्टमर से पैसे आ गए, किससे नहीं आए, तो ये सारा हिसाब किताब करने के लिए एक ऑफिस होगा, तो ऑफिस के खर्चे। अब मैं चाहता हूं कि मेरा माल सब जगह बिके, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया बिके, तो भाई ऐसे थोड़ा बिकेगा, आपको टीम चाहिए जो सब जगह फैली हुई हो। जैसे न्यूज़ चैनल होते हैं तो उनके सारे जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं सब जगह फैले होते हैं, तभी तो वो एक एक जगह से लाकर रिपोर्ट देते हैं, न्यूज़ देते हैं। तो हमारा माल भी सब जगह बिकेगा। कैसे बिकेगा? जब सब जगह हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सेल्स यानी सेल्स डिपार्टमेंट। तो इसी हायरार्की में मैं खर्चे जोड़ता चला जाऊंगा। तो 3 ओवरहेड और आगे। ओवरहेड क्यों बोल रहा हूँ? कॉमन एक्सपेंस, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। ठीक है बेटा, चलिए अब मेन मुद्दे पर आऊँ। फैक्ट्री ओवरहेड देखो 3 है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस के खर्चे और सेलिंग के खर्चे। बिल्कुल ठीक है। अब इनको मतलब ठीक है, फैक्ट्री में जो खर्चा होगा फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में जो होगा ऑफिस ओवरहेड, सेल्स में जो होगा सेल्स ओवरहेड। ठीक है, पर इनको थोड़ा सा मेमोरी में रखने के लिए मैंने सिंपल बना दिया है, ABCDRS तीनों के लिए। समझ रहे बात को?
तीनों के लिए यही है, ऑफिस के लिए भी ABCDRS, ठीक है, और सेलिंग के लिए भी ABCDRS। अब क्या क्या है अलग अलग, बस फैक्ट्री में जो खर्चा होगा, समझ रहे हो, फैक्ट्री के अंदर ध्यान रखना, फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा होगा, तो सबसे पहले एक अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ टूल्स। टूल्स क्या होते हैं, समझ रहे हो, टूल्स भाई जैसे आपके पास स्कूटर होगा तो स्कूटर की स्टेपनी होगी, कभी पंचर हो जाता होगा तो वो रिंग पाने से आप उसको पंचर लगवाते होगे या लगाते होगे, तो रिंग पाने को टूल्स कहते हैं। तो फैक्ट्री में भी टूल्स होते हैं, जो मशीनें हम ठीक करते हैं, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आके ठीक करता है, तो वो टूल्स ऐसा नहीं होता कि एक बार खरीद लिया तो बस खत्म, भाई वो 3 4 5 साल चलते हैं, तो उनकी रिटर्न ऑफ कॉस्ट ओवर द लाइफ, तो अमोर्टाइज बोलते हैं उसको। फैक्ट्री में कैमरा लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है कैमरा, अरे भाई सारे वर्कर के ऊपर एक सुपरवाइजर रख तो दिया, तो सुपरवाइजर कौन सा काम है, वो भी तो ह्यूमन नेचर है, वो भी तो लोगों से, वो लोगों में घुल मिल जाएगा, तो वर्कर और सुपरवाइजर दोनों पर आंख रखने के लिए हमने एक कैमरा लगा दिया, है ना, उसकी मेंटेनेंस चार्ज, कैमरा तो हमारी एसेट्स है, तो एसेट थोड़ा ना मैं खर्चों में लूंगा कोई, पर उसका मैंने मेंटेनेंस चार्ज दिया, एनुअल मेंटेनेंस। तो ए का मतलब क्या हो गया, टूल की राइट ऑफ कॉस्ट, अमोर्टाइज कॉस्ट, और जो कैमरा लगा है फैक्ट्री में उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। बी का मतलब बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग, ठीक है, तो फैक्ट्री की बिल्डिंग का क्या होगा, रेंट होगा, डेप्रिसिएशन होगा, इंश्योरेंस होगा। अच्छा, इंश्योरेंस सभी का होगा, वहां पे मशीनरी होगी, रॉ मटेरियल होगा, सबका इंश्योरेंस, ओके। सी का मतलब कैंटीन, कूल और कूलेंट, कोयला, गैस, ये सारे खर्चे, ठीक है, कैंटीन के खर्चे। कैंटीन में तो सारे आते होंगे, कॉमन है, कोई ऐसा तो नहीं कि इसको अलाउ, इसको करो, इसको नहीं करो। कोल, गैस, हीट, कूलेंट, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब ऑयलिंग। डी से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसका, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में मशीनों का, फैक्ट्री बिल्डिंग का, समझ गए, फैक्ट्री में जो भी एसेट्स है सबका डेप्रिसिएशन, ओके, प्लांट एंड मशीनरी का, बिल्डिंग का। और ड्राइंग एंड डिजाइन ऑफ डिपार्टमेंट कॉस्ट, एक डिपार्टमेंट होता है जो ड्राइंग एंड डिजाइन बनाता रहता है हर बार कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसका डिजाइन बनाना है, चलो भाई ये लो, ये प्रोडक्ट है, इसका डिजाइन बनाना है, तो वो डिपार्टमेंट सबके लिए बार बार चेंज करता रहता है, पर्टिकुलर एक के लिए स्पेशल नहीं बनाते हैं बाहर से। अगर एक प्रोडक्ट के लिए स्पेशल डिजाइन बनाए, समझ रहे बात को, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। पर ये जो डिपार्टमेंट है ये तो बार बार चेंज करता रहता है, बार बार इसको रिन्यू करता रहता है, तो इसलिए हम इसको कॉमन कॉस्ट कहते हैं। आर का मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस। किसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री में जो भी एसेट्स है मेरी, प्लांट एंड मशीनरी है, फैक्ट्री बिल्डिंग है। एस का मतलब सैलरी, किसकी, फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर है, फैक्ट्री में जो फोरमैन है, फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं, उन सबकी सैलरी। स्टोर्स, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, टूल रूम डिपार्टमेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड है, हीट, लाइट एंड पावर। अब ध्यान रखना, हाँ हीट, लाइट एंड पावर है तो ये पहला वर्ड डोमिनेट करेगा। ये सर खाली पावर है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका मतलब ये हो गया कि जो फैक्ट्री है इसमें जो ट्यूबें लगी हुई हैं, हीट एंड लाइट, इसमें कोई एक कॉमन मशीन है जो सबके लिए इस्तेमाल हो रही है, उसका पावर, तो ये सारे खर्चे मेरे आ जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्लियर है, ABCDRS। एक मतलब अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ टूल्स, जो कैमरा लगा है उसकी AMC। बी का मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग से संबंधित सारे खर्चे, बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ले लो, बिल्डिंग का इंश्योरेंस ले लो, जब इंश्योरेंस की बात आई तो सबका, प्लांट एंड मशीनरी का भी और मटेरियल का भी। सी कूलेंट हो गया, कोल हो गया, गैस हो गया, कैंटीन के खर्चे हो गए। डी से सबका डेप्रिसिएशन, जो भी फैक्ट्री में एसेट्स है, ऐसा फैक्ट्री में क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी होती है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, उन सबका डेप्रिसिएशन आ गया, ओके। कोई ड्राइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट कॉस्ट आ गए बस, ठीक है। ABCD। आर का मतलब रेंट हो गया, टैक्सेस हो गए, रिपेयर हो गई, रिपेयर किसकी होगी, फैक्ट्री बिल्डिंग की, प्लांट एंड मशीनरी की, ओके। एस का मतलब सैलरी, किसकी होगी, सुपरवाइजर की, स्टोर्स, स्पेयर्स, फोरमैन की सैलरी, क्लियर है। वहां पे जो सर्विस डिपार्टमेंट है कौन सा, पोल्यूशन कंट्रोल, इंजीनियरिंग, हीट एंड लाइट एंड पावर, तो ये सारे खर्चे किसमें आ गए बेटा, फैक्ट्री हो गए, बोलो क्लियर। अच्छा, सेम ऑफिस के खर्चे, सेम ऑफिस के। अब फैक्ट्री में जो माल बना
ध्यान से सुनो ना, फैक्ट्री में जो माल बना, ठीक है, उसका कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन देख रेख कर रहा है, कितना माल बना, सप्लायर से पेमेंट आ गई, सॉरी सप्लायर को पेमेंट दे दी, कितना रह गया, माल बेचा, कस्टमर से पैसे आ गए, कहाँ किस एरिया में कितना माल बिका, ये सब हिसाब किताब रखने के लिए ऑफिस होगा, ऑफिस के खर्चे, तो उसको बोलेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेम वही ABCDRS, यहाँ पर AMC ऑफ कैमरा एट डिस्पैच डिपार्टमेंट, ध्यान रखना, डिस्पैच डिपार्टमेंट में जो कैमरा लगा है वो फैक्ट्री से बाहर हो गया, वेयर हाउस, ठीक है, तो उसकी AMC ऑफिस में आ जाती है। ओके, B का मतलब बिल्डिंग का रेंट, अच्छा A ऑडिट फीस अगर कोई हम पे कर रहे हैं तो, लीगल चार्जेस कोई भी हो, बिल्डिंग का, कौन सी बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस की, उसका प्रीमियम। C का मतलब काउंटिंग हाउस सैलरी, अब जानते हो काउंटिंग हाउस सैलरी कौन सी होती है, तो ध्यान से सुनो, कई बार बच्चे ये कहते हैं सर काउंटिंग, जहाँ पर हम गुड्स काउंट कर रहे हैं, नहीं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है अकाउंटिंग, यानी जो हमारे अकाउंटेंट हैं वो एक डिपार्टमेंट बना दिया तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो शॉर्ट में बोल देते हैं काउंटिंग हाउस सैलरी, ठीक है, इसको एग्जैक्ट, इसमें ए साइलेंट होता है, क्लियर होता है। डी का वाला डेप्रिशिएशन किसका, ऑफिस में, ऑफिस में क्या होगा, फर्नीचर होगा, ऑफिस बिल्डिंग होगी, ऑफिस में लैपटॉप होंगे, डायरेक्टर का लैपटॉप होगा, जो भी ऑफिस में एसेट्स होंगे उन सबका डेप्रिशिएशन। ओके, डायरेक्टर की फीस, रिपेयर, इन सब का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफिस फर्नीचर का, ऑफिस बिल्डिंग का भी आ जाएगा, स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, सैलरी अकाउंटेंट की, सेक्रेटरी, बोलो क्लियर है बेटा। तो ये किस में आ गए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आ गए, ABCDRS। ए का मतलब क्या होगा, हाँ जी, AMC ऑफ कैमरा एट डिस्पैच ऑडिट फीस। बी का मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग से संबंधित सारे खर्चे, ठीक है, बिल्डिंग की रिपेयर हो गई, बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो गया, बिल्डिंग का रेंट हो गया। सी का मतलब यहाँ कैंटीन नहीं, यहाँ सी का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, काउंटिंग हाउस सैलरी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की सैलरी। डी का मतलब डेप्रिसिएशन, किसका डेप्रिसिएशन, ऑफिस फर्नीचर का, ऑफिस बिल्डिंग का, ऑफिस में चेयर का, ऑफिस में कंप्यूटर का, डायरेक्टर के लैपटॉप का। ओके, राइट, डायरेक्टर की फीस हो गई, ठीक है, ABCDR, आर का मतलब रेंट, ऑफिस का रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फर्नीचर है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, राइट, रेंट होगा, टैक्सेस होंगे, फैक्ट्री रेंट नहीं, ऑफिस का रेंट। ओके, एस का मतलब सैलरी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, सैलरी किसकी, अकाउंटेंट की, और वैसे ऊपर भी आ गया, ठीक है, यहाँ भी सेक्रेटरी की सैलरी, लीगल चार्जेस, ये सारे किस में आ जाएंगे, ऑफिस में। तो क्या तक समझ में आगे बात, राइट। सेम पैटर्न पर आते हैं सेलिंग। सेम पैटर्न पर आ जाओ, सेलिंग के खर्चे, ठीक है, ABCDRS। ए का मतलब एडवर्टाइजमेंट, अगर हमने कोई मार्केट में एडवर्टाइजमेंट किया है कि भाई हमारा प्रोडक्ट बिके, अखबार में ऐड दिया है, ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो आप, टीवी पर ऐड दे रहे हो, रेडियो पर ऐड दे रहे हो, लीफलेट छपा रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, गिफ्ट बांट रहे हो, गिफ्ट समझ गए, बाई 2 गेट 1 फ्री, इस तरह से दे रहे हो, तो मार्केटिंग है ये। बैड डेट्स का खर्चा, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड समझते हो ना, जब हम अपने गुड्स को कस्टमर के घर तक ले जाते हैं तो जो डिलीवरी का खर्चा होता है, कस्टमर को प्राइस वगैरह बांट रहे हैं, डेप्रिशिएशन डिलीवरी व्हीकल्स का, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, सबकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस। अच्छा, कोई मेरी वेबसाइट है उसकी मेंटेनेंस दे रहा हूँ AMC। वेबसाइट क्यों है, क्योंकि मैं ऑनलाइन अपना माल बेचता हूँ, ठीक है, रिफ्रेशमेंट देता हूँ, अपने कस्टमर को रिफ्रेशमेंट दे रहे हो, सेल्स डिपार्टमेंट को रिफ्रेशमेंट दे रहे हो, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का रेंट हो गया। सैलरी एंड वेजेस किसकी, जो लेबर डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स में इंगेज्ड हैं। सेकेंडरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग समझते हो ना, कौन सी, एक प्राइमरी पैकिंग, एक सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग कौन सी होती है, जैसे आपने समझो ट्यूब है, टूथपेस्ट है, तो सेमी लिक्विड होता है, अब वो सर मशीन से बना, अब मशीन से बना तो कैसे रखोगे उसको, हाथ में ही तो रखोगे नहीं, तो एक प्लास्टिक की ट्यूब आती है ना जो, उसमें उसको प्रिजर्व करते हैं, वो प्राइमरी पैकिंग होती है। अब उन ट्यूबों को बेचने के लिए, अब ऐसे ट्यूब बिकोगे तो दब जाएगा, तो फिर वो बाहर आ जाएगी सेमी लिक्विड, तो ट्यूबों के ऊपर एक गत्ते का डब्बा होता है, उस गत्ते के डब्बे को बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। अच्छा, जैसे बिस्किट का पैकेट देखा होगा ग्लूकोज का,
है ना। तो जब ग्लूकोज के बिस्किट मशीन से निकलते हैं तो 10 बिस्किट का एक खाकी रंग का पैकेट में रैप कर देते हैं, वो प्राइमरी पैकेट। उसके ऊपर बाद में डिस्पैच डिपार्टमेंट क्या करता है, ग्लोस पेपर से जिस पर फोटो बनी होती है वो सेकेंडरी पैकेट, ठीक है, फिर डब्बे में पैक कर देते हैं। कमीशन, सेल्स कमीशन, तो ये सारे खर्चे किसके हो गए, सेलिंग को डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा। ABCDRS, ओके। ए का मतलब एडवर्टाइजमेंट, कोई गिफ्ट दे रहे हो, ओके, मार्केट में ऐड कर रहे हो ना, तभी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। बैड डेट्स। सी का मतलब कोई भी आप कैरीज दे रहे हो, कौन से कैरीज, आउटवर्ड, कस्टमर को प्राइस दे रहे हो, क्लियर है बात। ए का मतलब एडवर्टाइजमेंट, कोई गिफ्ट दे रहे हो। बी का मतलब बैड डेट्स, और सी का मतलब कोई भी कस्टमर को प्राइस दे रहे हो, ठीक है, कैरीज आउटवर्ड। डेप्रिसिएशन किसका, सेल्स में, डिलीवरी व्हीकल्स का, ओके। हाँ जी, ABCDR। आर का मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डिलीवरी व्हीकल्स की। रेंट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसकी, सेल्स डिपार्टमेंट की, बिल्डिंग की, वेबसाइट की, ओके। एस का मतलब सैलरी, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट है उन सब की सैलरी, राइट, जो भी इंगेज है इसमें वर्कर। सेकेंडरी पैकिंग, सेल्स कमीशन और सेल्स प्रमोशन। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम कॉस्ट शीट। चलिए बेटा, कॉस्ट शीट को समझने से पहले ना, और सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको ना इस तरह से समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये हमारे पास एक फैक्ट्री है, हमारा पर्पस क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। इसको हमने नाम दिया फैक्ट्री का, थोड़ा विजुअलाइज करो, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, चेयर बनानी है। मान लो हमारा प्रोडक्शन क्या है, चेयर का, हमारा प्रोडक्शन क्या है, चेयर का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, हाँ जी। तो हमने सप्लायर को फोन लगाया, मिस्टर रामलाल को, ला भाई ला, ये मिस्टर रामलाल, इन्हें क्या करना है, मटेरियल देना है कि भाई आप वुड भेज दो। इन्होंने हमारे को वुड भेज दी। अब ये हमने अपना एक स्टोर बना रखा है, क्या बना रखा है, स्टोर, ठीक है। ये हमारा स्टोर है। इस स्टोर में रॉ मटेरियल आता है, ओके, रख देते हैं। स्टोर से रॉ मटेरियल वुड कहां चली जाती है, मशीन जहां पर काम हो रहा है, मशीनों पर। तो क्या जितना मटेरियल आता है उतना भेज देते हैं, नहीं सर, जितनी रिक्वायरमेंट होती है भेजते हैं। तो यहां तो आता है, रुकता है, फिर चला जाता है। तो अगर हमें एक पीरियड ले लें, एक मंथ, एक दिन, एक साल, है ना, उस पीरियड में कितना आया, समझ रहे हो। मान लो 1000 रुपए की वुड आई, समझ रहे हो, और उस मंथ के उस पीरियड के एंड में 200 रुपए की बच गई, तो क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट में 1000 रुपए जोड़ दूं, मटेरियल लगा, नहीं ना, नहीं। जो आया और जो बच गया कितना लग गया, यानी कंज्यूम्ड, समझ गए, यानी परचेज माइनस क्लोजिंग, समझ गए सर। अब स्टोर तो खाली नहीं होता ना, ओपनिंग में तो पड़ा होगा कुछ। मान लो 100 रुपए का ओपनिंग था, 100 रुपए की वुड पहले से पड़ी थी, 1000 रुपए की आई तो 1100 की हो गई, 200 की बच गई। तो इसका मतलब मैंने कितना कंज्यूम कर लिया, मैंने कितना कंज्यूम कर लिया, यानी कि 900 रुपए का मैंने मटेरियल यूज कर लिया। तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में जाएगा, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला पार्ट हमने सीख लिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, ये वुड मैंने यहां इसको भेज दी, जो ऑपरेटर था, कि भाई तुम चेयर बना रहे हो, ये लो। अब इसने वुड लेकर, इसकी कॉस्ट हो गई। अब ये कौन है, कारपेंटर मोहनलाल, इसको भी मैं पैसे दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको जो पैसे दे रहा हूं वो डायरेक्ट लेबर है, इसको जो मैं पैसे दे रहा हूं वो डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। सपोज एक दिन का पीरियड ले लेते हैं, मान लो ये एक दिन की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको एक दिन में, ठीक है, 1000 रुपए दे रहा हूं, है ना। अब वो मान लो एक दिन में एक ही चेयर बनाता है सिंप्लिसिटी के लिए, तो उसने लिया, लकड़ी ली और काटी पाटी और उसको चेयर की फॉर्म में खड़ा कर दिया,
ठीक है भाई, इस मशीन पर उसने चेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। अब इस चेयर को बनाने में कुछ और खर्चे भी लगे होंगे, सोचो जरा भाई, वो तो कीले वगैरह वो अभी लेंगे, ठीक है। इस चेयर का हमने क्या करा, मुझे पता था ये चेयर नहीं बिकेगी आराम से, तो मुझे सेल बढ़ानी है, तो मैंने सोचा यार ब्रांडेड कंपनी से बात कर लेता हूँ। चलो ब्रांडेड है डूरियन, मैंने उनसे बात कर ली कि मैं आपका नाम अपने प्रोडक्ट पर डाल दूँ। उन्होंने कहा डाल दो, आपका प्रोडक्ट हमने चेक कर लिया। तो अगर उनका नाम हम अपने प्रोडक्ट पर प्रिंट करके बेचेंगे तो सेल जल्दी होगी, फिर हम उनको जो पैसे देंगे वो रॉयल्टी कहलाएगी, तो वो रॉयल्टी देनी है मुझे। मान लो एक चेयर पर वो रॉयल्टी देनी है, समझ गए, 100 रुपये रॉयल्टी के, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल, ये हो गया डायरेक्ट लेबर, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, इस चेयर को बनाने में मान लो कोई एक मशीन चाहिए, वो मैं किराए पे ला रहा हूँ, उसका किराया वो मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। या फिर इस मशीन पर जो पावर का बिल आएगा, डीजल का खर्चा, यूटिलिटी, वो सारे खर्चे, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। चलिए, तो ये हमारी अब तक की कॉस्ट हो गई, है ना। अब ये चेयर बन रही है, हमने काट दी, अब कीले लगानी है, फेविकॉल लगाना है, समझ गए, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, नेल्स, ठीक है, कीले वगैरह, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट में। ये मान लो हो गए 50 रुपए के। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के ओवरहेड भी आएंगे। ये कहाँ बन रहा है हमारा, फैक्ट्री में। तो ध्यान से सुनना मैं क्या करूं, फैक्ट्री के खर्चे भी तो आएंगे ना। किसके खर्चे आएंगे, फैक्ट्री के। तो फैक्ट्री में तीनों आते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो वो कौन कौन से आएंगे जरा एक बार मैं आपको वो समझा दूं। फैक्ट्री ओवरहेड, देखो फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको लर्न करने का है, ABCDRS, ये 3 खर्चे आएंगे मेरे, क्योंकि देखो फैक्ट्री में काम हो रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड, इनको कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिस होगा, ऑफिस के खर्चे, और बेचने के लिए सेल्स चाहिए, सेल्स के खर्चे। तो 3 टाइप के खर्चे आएंगे इनडायरेक्ट में, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस के खर्चे और सेल्स के। तीनों में मैंने ऐसे सिस्टमेटिक तैयार किए, ABRS, ठीक है। अब फैक्ट्री में कोई भी खर्चा होगा, ठीक है, ए का मतलब क्या होगा, जो टूल्स लग रहे हैं उनकी प्रपोर्शनेट कॉस्ट, एमोर्टाइज कॉस्ट। फैक्ट्री में जो कैमरा लगा हुआ है उसके AMC जारी होगी, मतलब फैक्ट्री में जो खर्चा हो रहा है, कैमरा लगा उसकी कॉस्ट, मतलब AMC जा रही है, कैमरे की कॉस्ट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, AMC जो जा रही है, ठीक है। टूल्स की अमोर्टाइज कॉस्ट, बिल्डिंग है, बी का मतलब बिल्डिंग, उसका रेंट जा रहा है, उसका इंश्योरेंस जा रहा है। अच्छा, इंश्योरेंस सबका, बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का और रॉ मटेरियल का। सी का मतलब कैंटीन का खर्चा, वहां पे कैंटीन होगी एक, कोयले का खर्चा, गैस का, हीट एंड लाइट, ये कॉमन है, कूलेंट का। डी से डेप्रिसिएशन, किसका, प्लांट एंड मशीनरी का, फैक्ट्री बिल्डिंग का, ठीक है, ड्राइंग एंड डिजाइन। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की, किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की, बिल्डिंग की, रेंट एंड टैक्सेस। सैलरी, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, ठीक है, स्टोर्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट है, टूल रूम का खर्चा, पोल्यूशन कंट्रोल का खर्चा, इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम। अच्छा, हीट एंड लाइट, ये पावर वो पावर नहीं जो डायरेक्ट एक्सपेंस में था, ठीक है। हीट एंड लाइट एंड पावर कॉमन वाला, खाली पावर होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस, हीट एंड लाइट एंड पावर के साथ में आएगा तो कॉमन हो जाएगा। तो ये सारे खर्चे हमारे कहां जुड़ जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, यहां पर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से जो प्रोडक्ट निकलेगा, यहां से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसकी कॉस्ट हम क्या बोलेंगे, मशीन तक की कॉस्ट। अब यहां से जो प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है, मतलब मशीन ने प्रोडक्ट निकाल के दे दिया, मशीन कहां पर है, फैक्ट्री में, ध्यान से सुन,
तो फैक्ट्री में कौन से खर्चे होंगे? ABCDRS, अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ टूल्स। यहां पर कैमरा होगा, उसकी AMC, कैमरे की कॉस्ट नहीं, AMC। B का मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सबका ही आ जाएगा, खैर प्लांट एंड मशीनरी का भी आ जाएगा, रॉ मटेरियल का भी आ जाएगा। C कूलेंट, कोल, गैस, कैंटीन का खर्चा। D डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन किसका? फैक्ट्री में जो भी मशीनें हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, सबका डेप्रीशिएशन। ड्राइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट। R रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, रेंट होगा, टैक्सेस होंगे। S सैलरी एंड वेजेस होगी, सबकी सैलरी, सुपरवाइजर की, इन सबकी सैलरी। पोल्यूशन कंट्रोल, ये सारे खर्चे। तो ये फैक्ट्री के खर्चे यहां तक हो जाएंगे। क्लियर पार्ट बेटा? यहां तक की बात समझ में आ गई? अब जब यह चेयर यहां से बाहर आ गई, इस मशीन से बाहर आ गई चेयर बन के, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अब इस मशीन में हम कुछ चेयर, चलो वो WIP की कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे हम, ठीक है। अब जब चेयर यहां से बन के बाहर आ गई, तो कई बार हम क्या करते हैं, इनके कुछ और खर्चे होते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग, उसको हम बोलते हैं पार्क, ध्यान से समझना। इसको P को बोलते हैं यहां पर प्रिलिमिनरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग। ये एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे यहां फैक्ट्री में, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये क्वालिटी कंट्रोल। मतलब मशीन से निकलने के बाद हम ये खर्चे जोड़ देते हैं। एक एक करके समझो क्या होता है। कई बार प्राइमरी पैकिंग होती है, प्राइमरी पैकिंग चेयर के केस में नहीं हो रही है। जैसे आप समझो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम एक ट्यूब में प्रिजर्व करते हैं, तो जो ट्यूब की कॉस्ट होती है वो प्राइमरी पैकिंग में आता है। जो डब्बे में पैक हो जाता है वो सेकेंडरी पैकिंग होती है, वो नहीं। समझ गए बात को? बिस्किट बन रहे हैं, अब बिस्किट छोटे छोटे पैकेट में बन रहे हैं, तो 10 बिस्किट का एक, जैसे आपने देखा होगा पार्ले बिस्किट में पहले एक ग्रे कलर की पैकिंग होती है प्राइमरी, फिर उसके ऊपर मेन पैकिंग होती है। तो जो ग्रे कलर की पैकिंग होती है कागज की, वो प्राइमरी पैकिंग होती है, तो वो पैकिंग कह रहे हैं हम, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में कौन से खर्चे? प्रोडक्शन के, क्योंकि यहां पर क्या होगा, एक मैनेजर होगा, वो मैनेजर प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, प्रोडक्शन प्लान करेगा। ध्यान रखना, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई इस मशीन से खराब प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मशीन से जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा। तो प्रोडक्शन प्लान करेगा पूरा कि यार इस मशीन की, ये तो सर नई मशीन है, इस मशीन की कैपेसिटी तो भाई एक दिन में 10 चेयर बनाने की है, आप 8 चेयर बना रहे हो। तो प्रोडक्शन प्लान करेगा, फिर कंट्रोल करेगा, तो उसकी सैलरी, वो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा फैक्ट्री में ही आ जाएगा। अब जब प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उससे सबसे पहले हम रिसर्च कर लेते हैं, कई बार कि मार्केट में जाकर सबसे बात करते हैं कि यार ये देखो जरा हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको पसंद होगा नहीं होगा। फिर कस्टमर क्या होता है कि अपने व्यूज़ देता है, नहीं नहीं नहीं, इस चेयर में ना थोड़ी आर्म सॉफ्ट भी होनी चाहिए, पीछे थोड़ा आरामदायक होना चाहिए, ऐसे फीचर होने चाहिए। तो वो रिसर्च करके जब हम लाते हैं तो उस प्रोडक्ट को वैसे बनाते हैं, तो वो कहलाता है R&D का खर्चा, रिसर्च का, ठीक है। फिर आता है Q, क्वालिटी कंट्रोल। मतलब जब ये प्रोडक्ट यहां से बन के तैयार हुआ तो पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च करते, मतलब पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। जैसे मान लो मोबाइल है, सपोज अब मोबाइल बन के तैयार हो गया, तो यहां पर ना एक डमी चेक लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही भेज दिया और पता लगा कोई आदमी फोन सुन रहा है, धड़ाक एकदम धमाका उठ गया, तो भाई तो खराब हो जाएगा ना। कार बना रहे हैं, तो जब कार मार्केट में लॉन्च करते हैं ना, तो उससे पहले हम उसको एक चलाकर डमी पर अटैक करके देखते हैं कि ये कार क्या एक्सीडेंट कर सकती है। जितने ज़्यादा सेफ्टी मेजर हम रखते हैं, क्या वो कारगर है या नहीं है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। तो अगर हमारे सारे स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है प्रोडक्ट,
तो हम उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं ओके का, वो कहलाता है क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सारे खर्चे हम जब प्रोडक्ट मशीन से बाहर आ जाता है तब उसमें जोड़ देते हैं। समझ में आएगी? पार्क, पी का मतलब प्राइमरी पैकिंग, ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, आर का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्यू का मतलब क्वालिटी कंट्रोल। अब कई बार इस मशीन से खराब प्रोडक्ट भी निकलता है तो वो यहीं से फिर माइनस कर देंगे हम सेल ऑफ स्क्रैप, यहीं से माइनस कर देंगे हम सेल ऑफ स्क्रैप। तो यहां तक की कॉस्ट हम क्या बोलेंगे बेटा? यहां तक की कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? हाँ जी, मशीन तक की कॉस्ट। यहां तक की कॉस्ट को हम बोलेंगे मशीन तक की कॉस्ट, राइट? देखो, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, ये आ गया ना आपका पार्क, ये मशीन तक की कॉस्ट आ गई। इसके बाद जब ये खर्चे जोड़ दिए हमने, जब ये हमने खर्चे जोड़ दिए तो आगे मेरे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब ये खर्चे जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यहां तक की कॉस्ट को बोलेंगे हम मशीन तक की कॉस्ट। इन खर्चों को जोड़कर हमने क्या बोल दिया बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए बेटा, यहां तक समझ आ गया ना कि प्राइम कॉस्ट में, ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री की ओवरहेड जोड़ेंगे, यानी जो फैक्ट्री में खर्च हो रहे हैं वो सारे जोड़ देंगे तो हमारे पास मशीन तक की कॉस्ट आ जाएगी। अभी हम स्टॉक डिफरेंस की बात बाद में करेंगे, मेन बात समझ लें। अगर हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मशीन तक की कॉस्ट, यानी यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है यहां तक की कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल जो मैंने सप्लायर से खरीदा, लेबर को पैसे दिए, और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट हो गई। मशीन में माल बना, मशीन में माल बना तो मशीन के खर्चे, यानी मशीन फैक्ट्री में तो फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से हैं, ए बी सी डी आर एस। हाँ जी, अमाउंटाइज कॉस्ट ऑफ टूल्स, एएमसी ऑफ कैमरा एट द फैक्ट्री, बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग का सारे खर्चे। कौन सी बिल्डिंग? फैक्ट्री, ठीक है, उसका इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की बात आती तो मशीनरी का भी और रॉ मटेरियल का भी। कूलेंट, कैंटीन के खर्चे, कोयल, गैस, लुब्रिकेंट, डेप्रीशिएशन, सबका डेप्रीशिएशन। फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में मशीन है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, ठीक है, राइट, तो सबका डेप्रीशिएशन। हाँ जी, क्लियर है पार्ट? आर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी की, राइट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसकी? प्लांट एंड मशीनरी की। और जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है, यहां पर पोल्यूशन कंट्रोल है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सैलरी एंड वेजेस, सुपरवाइजर की, स्टोर्स, कंज्यूमेबल्स, ठीक है, हीट लाइट एंड पावर, ये सारे खर्चे फैक्ट्री के हो गए मेरे पास। समझ में आ गई? तो मेरे पास मशीन तक की कॉस्ट आ गई। अब मशीन से प्रोडक्ट निकला बाहर, ठीक है, मशीन से प्रोडक्ट बाहर निकला, उसके बाद हमने उसको चेक किया, क्या क्वालिटी ठीक है। मोबाइल फोन बनाया, पता लगा कस्टमर ने मोबाइल सुनना, धड़ाक आग लग गई। अरे भाई, पहले चेक कर लेते हैं ना, तो क्वालिटी कंट्रोल। तो जब फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलता है बाहर तो पहले हम उस पर ओके का स्टिकर लगा देते हैं, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। वॉशिंग मशीन बना रहे हैं तो सारे फीचर, सारे बटन हम पहले चेक कर लेते हैं फैक्ट्री में, क्या ये प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कार बना रहे हैं, ठीक है, तो सेफ्टी मीजर्स, तो पहले हम क्या करते हैं, फैक्ट्री में एक डमी आगे रख देते हैं, डमी मैन आगे रख देते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर हम स्पीड से कार चला रहे हैं तो क्या ये डमी को रोक पाएगी नहीं रोक पाएगी। जो हमने इसमें एंटी ब्रेकिंग सिस्टम लगाया है कि भाई अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आगे एकदम आता है तो कार अपने आप ब्रेक लेती है या नहीं लेती है। तो ये सारे फीचर्स हम पहले फैक्ट्री में चेक करते हैं, तब ओके करते हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल, राइट। जब फैक्ट्री से कुछ ऐसे गुड्स निकलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था सेमी लिक्विड टूथपेस्ट, तो पहले ट्यूब में पैक करते हैं। बिस्किट निकलते हैं पहले खाकी पेपर में पैक करते हैं, प्राइमरी पैकिंग। तो वो यहीं पर होती है ना, मशीन से निकलने के बाद जो खर्चा जहां होता है तभी तो ऐड होगा बेटा, है ना। ए, अब ये ध्यान से सुनो, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ओवर, वाला ऑफिस का नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन सा, यहीं पर क्या होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल होता है। यार ये मशीन
एक दिन में 100 यूनिट बनाना चाहिए, बना रही नहीं बना रही है, यू हैव टू कंट्रोल। यहीं पर एक मैनेजर होता है, तो वो प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, पहले प्लान करता है, मैनेज करता है। ओके, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, उसकी सैलरी। ओके, कई बार हम रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट को कि यार मार्केट में बेचने से पहले, मार्केट में लॉन्च करने से पहले कस्टमर से पूछो यार हम ना ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें ये फीचर्स हैं, तो कस्टमर कहता है नहीं नहीं ये वाले फीचर थोड़े बदल दो, तो रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च का खर्चा। तो ये हो गया पार्क, PARQ, P प्राइमरी एक्सपेंस, सॉरी P प्राइमरी पैकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्लानिंग मैनेजमेंट कंट्रोल इन द फैक्ट्री, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। अब कई बार इस प्रोडक्ट जो निकलता है यहां से खराब होता है तो बेच देते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप। कई बार हमारा प्रोडक्ट खराब निकलता है तो हम उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, स्क्रैप बेच देते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल आप जब खानों से निकालते हो तो स्क्रैप निकलता है, उसको बोलते हैं केरोसिन ऑयल। ठीक है, सरसों के दाने होते हैं, है ना, जब उसको हम पीसते हैं तो सरसों का तेल निकलता है, तो साथ में खल निकल जाती है जो हम बेच देते हैं, गाय भैंसों के खाने के काम आती है। समझ के बात भी, घी निकालते हैं तो जब हम दूध को मथते हैं, है ना, तो साथ में क्या निकलता है, मक्खन, फिर मक्खन को मथते हैं तो घी, तो एक बटर मिल्क निकल जाता है, छाछ, उसको बेच देते हैं, वो सेल ऑफ स्क्रैप कहलाता है। राइट, चलिए, तो ये हमारी यहां तक की कॉस्ट कहलाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गया। अब इसमें हम जोड़ेंगे, ये फैक्ट्री से बाहर आ गया, ठीक है, कहां, वेयर हाउस में। कहां पर, वेयर हाउस में। अभी मैं स्टॉक की चर्चा नहीं कर रहा। ओके, इसमें जोड़ूंगा मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या जोड़ूंगा मैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सेम ABCDRS, इसमें भी सेम ABCDRS। पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, ठीक बात है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, AMC कैमरा। कौन सा कैमरा, जो डिस्पैच डिपार्टमेंट में लगा है, डिस्पैच हमारा फैक्ट्री से बाहर होता है। ओके, B बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग, ऑफिस की। कौन सी बिल्डिंग, ऑफिस की, तो ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस की बिल्डिंग का प्रीमियम, ऑफिस की बिल्डिंग का सारा खर्चा। ओके, C का मतलब काउंटिंग हाउस सैलरी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। डेप्रीशिएशन, लिखते काउंटिंग है, होता है काउंटिंग है। डेप्रीशिएशन किसका, ऑफिस फर्नीचर का, ऑफिस लैपटॉप का, डायरेक्टर के लैपटॉप का। राइट, क्लियर पार्ट भी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट एंड टैक्सेस, किसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, आपकी ऑफिस फर्नीचर की, रेंट होगा, टैक्सेस होंगे। ठीक है, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, सैलरी, कौन सी सैलरी, ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट की, मैनेजर की, ओके, सेक्रेटरी की, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस ए में आ जाएगा। समझ में आ गया। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम ABCDRS। ओके, यहां ए का मतलब क्या होगा, सेलिंग में एडवर्टाइजमेंट, जो कस्टमर को हम बताने के लिए ऐड करते हैं, अखबार में दे रहे हो, टीवी में दे रहे हो, रेडियो में दे रहे हो, लीफलेट छपा रहे हो। ओके, कस्टमर को गिफ्ट दे रहे हो, बाय 2 गेट 1 फ्री टाइप से। ओके, बैड डेट्स का खर्चा। C का मतलब यहां पर क्या होगा हमारे पास, कैरीज आउटवर्ड, कस्टमर को प्राइस दे रहे हो, कस्टमर को प्राइस भी प्रमोशनल खर्चे होते हैं। डेप्रीशिएशन, डिलीवरी व्हीकल्स का, डेप्रीशिएशन किसका, डिलीवरी व्हीकल्स का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डिलीवरी व्हीकल्स की। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसकी, वेबसाइट की। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसकी, जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें जो एसेट्स हैं। ये सैलरी एंड वेजेस, सेल्समैन की, उनकी कमीशन, सेल्समैन की कमीशन, सेल्समैन की सैलरी। राइट भाई, जो भी लेबर उसमें इंगेज्ड है। सेकेंडरी पैकिंग, चलो ये सारे खर्चे हमारे सेलिंग में जोड़ करके आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो। देखो, ये हमारे पास फैक्ट्री है, अच्छे से समझ लो जल्दी से, कॉस्ट शीट फिर इस क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास फैक्ट्री है, ठीक है। सबसे पहले मैंने रॉ मटेरियल मंगाया वेंडर से कि मुझे चेयर बनानी, लकड़ी दे, तो मैंने स्टोर में रख ली। ठीक है, अब स्टोर से कहां पर भेजा मैंने, मशीन में। ओके, तो रॉ मटेरियल जो भेजा वो कंज्यूम्ड कहलाएगा। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो मेरा कहलाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो मैंने यहां भेजा।
अब जो लेबर इस पर काम कर रही है उसके पैसे, वो डायरेक्ट लेबर। अगर मान लो हमने कोई रॉयल्टी पे करी है या कोई ऐसा खर्चा करा है जो केवल इसी प्रोडक्ट के लिए है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनको जोड़कर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। अब ये प्रोडक्ट यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, तो फैक्ट्री के खर्चे आ जाएंगे, यानी फैक्ट्री ओवरहेड, वही फिर ए बी सी डी आर एस। अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ टूल्स, एएमसी कैमरा फैक्ट्री में, बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस, रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस, कैंटीन के खर्चे, कूलेंट, लुब्रिकेंट ऑयल, डेप्रीशिएशन सबका, फैक्ट्री बिल्डिंग का, फैक्ट्री में फर्नीचर्स का, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस, स्टोर्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, ये सारे खर्चे, ये ऐड करके मेरे पास क्या आ जाएगा, मशीन तक की कॉस्ट। मशीन तक की कॉस्ट। अब जब मशीन से बाहर निकला, ठीक है, तो फिर खर्चे, कौन से खर्चे, प्रीलिमिनरी पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, पार्क बोलो उसको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ओके, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये खर्चे, ये माइनस करके, ये सब करके हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जोड़ोगे ऑफिस के खर्चे और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, यही ABCDRS, और तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आगे बात समझ में बिल्कुल क्लियर है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा, ABCDRS, हाँ जी। ए का मतलब क्या होगा, ऑफिस के अंदर AMC कैमरा जो डिस्पैच डिपार्टमेंट में है, बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस की बिल्डिंग का सारा खर्चा, इंश्योरेंस वगैरह। सी का मतलब क्या होगा, काउंटिंग हाउस सैलरी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। डेप्रीशिएशन किसका, ऑफिस फर्नीचर का। डेप्रीशिएशन डायरेक्टर्स सिटिंग का खर्चा, डायरेक्टर के लैपटॉप का खर्चा, डायरेक्टर के लैपटॉप का डेप्रीशिएशन, ऐसे कह लो, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑफिस के बिल्डिंग की, ऑफिस के फर्नीचर की, सबकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाएगी इसमें। क्लियर बात बेटा। यहाँ पर इसका मतलब स्टेशनरी, प्रिंटिंग, सैलरी, अकाउंटेंट की, सेक्रेटरी की, लीगल चार्जेस, ये सारे। क्लियर। सेम सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो जरा, दो चीजें। जब गुड्स फैक्ट्री से निकलता है, मतलब मशीन से निकलता है, सॉरी, जब गुड्स मशीन से निकलता है, ठीक है, तो कई बार जो मशीन से निकलता है वो तो काउंट हो जाता है, मशीन में भी तो रह जाता है, पाइपलाइनों में पैसे तो लग गए, उसके मटेरियल तो लग गया, लेबर भी लग गई। तो जो मेरा सामान, मैं मटेरियल नहीं कह रहा, जो मेरा सामान मशीन के अंदर है उसको क्या बोलोगे, क्या रॉ मटेरियल है, क्या प्रोडक्ट है, नहीं, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो पैसे तो लग गए मटेरियल में और लेबर में, तो क्या करूंगा मैं, माइनस कर देता हूं। तो यहां पर माइनस कर देता हूं मैं क्लोजिंग WIP, राइट। WIP समझ गए क्या होता है, जो ना तो रॉ मटेरियल है ना ही फिनिश गुड्स है, राइट। ना तो रॉ मटेरियल है ना ही फिनिश गुड्स है। जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं हम, तो जो बिल्डिंग है साल के उस पीरियड के अंत में अधूरी रह गई, जिन पर काम शुरू तो हो गया खत्म नहीं हुआ, तो वो कहलाएंगे हमारे वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर बात। काम शुरू तो हो गया खत्म नहीं हुआ, तो वो माइनस कर दो। माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि मटेरियल लग गया, लेबर लग गई, तो ऑलरेडी ऐड हो गया। और जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कहोगे, तो अगली बार देखेंगे, अगली बार इसको ऐड कर दोगे। तो जब इस बार इस पीरियड में शुरू किया था, तो हमने इस मशीन के पाइपलाइन में कुछ माल था वो जोड़ दोगे, ओपनिंग WIP। बोलो समझ में आ गई। तो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद आप ये एडजस्टमेंट कर दोगे, तो उसको बोलोगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। सेम जब डिस्पैच करा मैंने, फैक्ट्री से माल गया कहां पर, वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस में जब माल गया तो सारा गुड्स तो नहीं बिकेगा ना, सब पर पैकिंग क्या थोड़ा ना कर दोगे, कुछ रोक लोगे। तो वहां पर आप क्या करोगे, सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड माइनस कर दोगे
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ओपनिंग ऐड कर दोगे सेम। तो ये ध्यान रखना, 3 चीजें मैंने बताई आपको, रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक। रॉ मटेरियल में भी ओपनिंग जोड़ोगे, क्लोजिंग माइनस करोगे, WIP में भी ओपनिंग जोड़ोगे, क्लोजिंग माइनस करोगे, फिनिश गुड्स में भी ओपनिंग जोड़ोगे, क्लोजिंग माइनस करोगे। कहाँ? रॉ मटेरियल का मटेरियल में, WIP का फैक्ट्री कॉस्ट में, और फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। बोलो ये बात समझ में आ गई? रॉ मटेरियल का स्टॉक एडजस्ट करोगे रॉ मटेरियल में तो क्या लाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। WIP का स्टॉक एडजस्ट करोगे फैक्ट्री कॉस्ट में तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फिनिश गुड्स का स्टॉक एडजस्ट करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा? तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम समझ लेते हैं एक तरीके से कॉस्ट शीट का परफॉर्मा। देखो जरा ध्यान से, देखो कॉस्ट शीट ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले ध्यान रखना, कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट बताती है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को एक्सप्लेन करती है, राइट। और ये बनाते हैं हम हर पीरियड के अंत में, मे बी पर डे, मे बी वीकली, मे बी क्वार्टरली, मे बी सेमी एनुअली, मे बी एनुअली। तो कॉस्ट शीट क्या है? हाँ जी, कॉस्ट शीट का मतलब हाँ जी, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ओके, विच प्रेजेंट which shows the total cost of product। जब कॉस्ट की प्रोडक्ट निकालोगे तभी तो कंट्रोल करोगे, ठीक है। शोइंग each element of cost, showing each element of cost। हर एलिमेंट दिखाता है कॉस्ट का, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ठीक है। इट मे बी प्रिपेयर्ड, हाँ जी, डेली भी बनाते हैं हम, वीकली भी बना सकते हैं, ठीक है, क्वार्टरली भी, मंथली भी बना सकते हैं, हमारी इच्छा है ये, क्वार्टरली और सेमी एनुअली और एनुअली, ओके। मतलब रोज बना लो, हर हफ्ते बना लो, हर महीने के बाद बना लो, हर क्वार्टर के बाद, जैसा मर्जी कर लो, हर साल के बाद। ये पीरियड होता है, पर बताता क्या है? हर प्रोडक्ट की कॉस्ट। बोलो समझ में आ गई बात? चलो, क्या बताता है ये? हर प्रोडक्ट की कॉस्ट, ओके, राइट। चलो अब एक बार जरा इसका परफॉर्मा समझ लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये समझ में आ गया। अब वही विजुलाइज करो, फैक्ट्री में सप्लायर से माल आया, खरीदा, कितना पहले से पड़ा था, कितना बच गया, बाकी मैंने मशीन वाले को भेज दिया। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब जो माल मंगाने में खर्च होता है वो जोड़ देते हैं, कार्टेज, इनवर्ड वगैरह, ये भी बताऊंगा, GST। बोलो क्लियर? भाई आपने दुकान गए, वहां से फ्रिज खरीदा 25,000 रुपये का, घर तक लाए, 500 रुपये रिक्शे वाले को दिए, तो आप ये कहोगे ना 25,500 का है, राइट। तो जो भी खर्चा रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने में खर्च होता है वो मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। बोलो समझ आ गई?
फिर डायरेक्ट लेबर। अच्छा, यहां पर माइनस कर देता हूं मैं, ठीक है। क्या, अगर कोई मटेरियल, जैसे मैंने मटेरियल मंगाया फ्रिज, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो पैक करके आता है लकड़ी में, तो मैं क्या करता हूं, लकड़ी निकाल कर लकड़ी को बेच देता हूं। घी मंगाया, टीन के डब्बों में आया, घी निकाल लिया, ठीक है, आपने रख दिया, तो टीन के डब्बे बच गए। तो वो मशीन में थोड़ा ना डाले मैंने, हायरार्की के हिसाब से देखो ना, वो तुरंत बेच दिए, तो मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस होगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेल ऑफ स्क्रैप, नहीं वेस्ट, ठीक है। जो गत्ते के डब्बे हो गए, कार्टन हो गए, इस तरह के। मशीन के बाद, मशीन में जाने के बाद अगर कुछ स्क्रैप आता है तो फैक्ट्री कॉस्ट में। चलिए, डायरेक्ट लेबर सब मालूम है, सारी चीजें। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा, जो भी खर्चा प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है, जैसे रॉयल्टी, जैसे कोई हायर चार्जेस, जैसे कोई मकान बना रहे हो नक्शा, कोई भी काम आया उसके लिए स्पेशल चार्जेस पे कर रहे हो, कोई लैपटॉप खरीदा उसके लिए आपने सॉफ्टवेयर का खर्चा पे करा, कोई भी मशीन है जो प्रोडक्ट बनाने में लगी हुई है, उसका डीजल, उसका फ्यूल, उसका पावर, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, बात समझ में आ गई। रॉयल्टी, अगर कोई मैंने मशीन किराए पे ली है प्रोडक्ट बनाने में, उसका हायर चार्जेस, ठीक है। जो मशीन में लगा रहा हूं उसमें पावर, डीजल, फ्यूल, राइट। कोई स्पेशल चार्जेस पे कर रहा हूं मैं, कोई सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, कोई जॉब चार्जेस पे करें, तो वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। ये ऐड करके क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मशीन फैक्ट्री में बन रहा है, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड में कौन से आ जाएंगे, ए बी सी डी आर एस। अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ टूल्स, एएमसी ऑफ कैमरा एट द फैक्ट्री, बिल्डिंग का खर्चा, सारा बिल्डिंग का, इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयरिंग। सी, कूलेंट, कैंटीन, कोल, गैस, डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री में एसेट्स कौन सी होंगी, मशीन होंगी, फैक्ट्री बिल्डिंग होगी, इन सब का डेप्रिसिएशन, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनकी, रेंट एंड टैक्सेस, यहाँ सैलरी एंड वेजेस सुपरवाइजर की, स्टोर्स, कंज्यूम्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसमें डी में ड्राइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट भी आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट अब इसमें बता दिया, एडजस्ट कर दोगे WIP, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आपके पास आ जाएगा मशीन तक की कॉस्ट, समझ में आ गया। इसमें जोड़ोगे पार्क, मशीन से निकलने के बाद, ये खर्चे कब हो रहे हैं, मशीन से निकलने के बाद। प्राइमरी पैकिंग समझ गए, जैसे ग्लूकोज का बिस्किट है तो उसकी खाकी कवर है ना, कॉलगेट है तो सेमी लिक्विड है, तो प्लास्टिक की जो ट्यूब होती है, तो मतलब प्राइमरी पैकिंग मीन्स द पैकिंग विच इज नेसेसरी टू होल्ड द प्रोडक्ट, विच इज नेसेसरी टू होल्ड द प्रोडक्ट, जरूरी है, बनी तो प्रोडक्ट होल्ड कैसे करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, कौन से, प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन को प्लान करूंगा मैं, भाई ये मशीन एक दिन में 2 यूनिट बनाएगी, ये मेरी प्लानिंग है, बना रही है एक ही, ठीक है। तो प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, प्लानिंग करता हूं, ठीक है। R&D करता हूं, कोई भी क्वालिटी कंट्रोल बता ही दिया था कि सर प्रोडक्ट बाजार में जाने से पहले हम उस पर ओके का स्टिकर लगा देते हैं, ठीक है। मशीन से जो खराब निकला, सेल ऑफ स्क्रैप, तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री तक की कॉस्ट, इसमें हाँ जी फैक्ट्री तक की कॉस्ट, ठीक बात है भाई। तो प्राइम कॉस्ट में मशीन के बाद के खर्चे जोड़ दिए, पार्क। प्राइम कॉस्ट में मैंने पहले फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा, प्राइम कॉस्ट में मैंने पहले फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े, तो आई फैक्ट्री कॉस्ट, फिर क्लोजिंग WIP एडजस्ट किया तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फिर मशीन के बाद जो खर्चे होते हैं पार्क, वो जोड़े, तो क्या आई मेरे पास, प्रोडक्शन की कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री तक की कॉस्ट, ओके। अब उसके बाद स्टॉक एडजस्ट कर दो फिनिश गुड्स का, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सारे खर्चे जोड़ दो, एडमिनिस्ट्रेशन के और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी ABCD और ये भी ABCD RS, ये भी ABCD RS। हाँ जी, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस के खर्चे में क्या आएगा, ये
अमोर्टाइज कॉस्ट मतलब सॉरी एएमसी ऑफ द कैमरा एट द वेयर हाउस डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑडिट फीस, बी बिल्डिंग, ऑफिस का बिल्डिंग का सारा खर्चा, प्रीमियम हो गया सब कुछ। सी का मतलब काउंटिंग हाउस सैलरी, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर फीस, ओके। सी का मतलब काउंटिंग हाउस सैलरी, डेप्रिसिएशन किसका, ऑफिस फर्नीचर का, ऑफिस बिल्डिंग का, ऑफिस के लैपटॉप का, ऑफिस के कंप्यूटर का, डायरेक्टर फीस। ये आर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट एंड टैक्सेस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, सैलरी सैलरी अकाउंटेंट की, सैलरी किसकी, मैनेजर की, सेक्रेटरी की, लीगल चार्जेस, ठीक है। सेलिंग में खर्चे, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, कोई गिफ्ट दे रहे हैं कस्टमर को, यहाँ ही आ जाएगा ये सॉरी यहाँ आएगा सी कस्टमर गिफ्ट्स, प्रमोशन के खर्चे, डेप्रिसिएशन डिलीवरी व्हीकल्स का, आर रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिलीवरी व्हीकल्स की, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस किसकी, सेल्समैन की, उनकी कमीशन वगैरह अगर मैं कोई दे रहा हूँ तो, ठीक बात है। सेल्स कमीशन, सेकेंडरी पैकिंग, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट जोड़कर सेलिंग प्राइस। यहां तक समझ में आ गया बेटा, बोलो। तो ये हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट पूरा हो गया। अब इसमें एडजस्टमेंट आएंगी आगे, ठीक है।